नमस्कार। आईएएस की तैयारी के क्रम में, चाहे वो प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे लेटर स्टेज सिलेक्शन के लेटर स्टेज में काम आने वाली चीज़ें, उस पर्सपेक्टिव में मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत नया ही है। मेरे ख्याल से वो 50 साल पुराना होगा, 60 साल पुराना होगा, इससे ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। पहले इसको ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। बाद में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से ही ये सब्जेक्ट निकाला गया, जिसका नया नाम दिया गया था ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स होता क्या है? नाम से बड़ा क्लियर है कि ये ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, जो एक जगह से दूसरे जगह तक चीज़ों को ढोने के लिए काम आती है, तो उसको परिवहन कहते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तुओं को ढोना, शिफ्ट करना, कैरी करना। और इकोनॉमिक्स जो डिमांड, सप्लाई और कंजम्पशन के ट्रेंड को बतलाता है, स्टडी करता है, डील करता है। बात तो बिल्कुल सही है कि ये ट्रांसपोर्ट है और ये इकोनॉमिक्स है, लेकिन सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत लोगों को कम क्लियर होगा कि लगता है कि दोनों को मिला दिया। बात तो सही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करें इसको, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि संसाधनों का, चाहे वो श्रम हो, चाहे मैन हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, देश के पास, उस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए परिवहन के क्षेत्र में, जिससे कि मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो है समाज के लिए हो सके, बेनिफिशियल हो सके। इसकी स्टडी जो है ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैन, मटेरियल, मशीन है, पैसा है, धन है, पूंजी है, उसका किस क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में इसको यूज किया जाए, एलोकेट किया जाए, आवंटन किया जाए, दिया जाए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट समाज को हो सके। उसके ये स्टडी कौन करता है? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। तो रिसोर्सेज हो गया, मैन, मटेरियल, मशीन। एलोकेशन हो गया कि ट्रांसपोर्ट के किस सेक्टर में, किस सेक्टर मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रेल, रोड, एयर, वाटर, ये एक सेक्टर हो सकता है कि किस में जाएं। और सपोज आप रेल में गए, तय किया गया कि भाई रेलवे में इसको एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की डिमांड, ट्रांसपोर्ट की जो है पूर्ति देश में जितनी होनी चाहिए, उसके लिए सबसे सुगम ये होगा कि हम रेलवे में जाए। तो अगर आपने एलोकेशन में एयर, रेलवे, वाटर, ये सब लिया, रोड लिया, और इसमें से आपने चूज किया रेल, सपोज। अब रेल में भी जब गए, तो रेल में भी किस सेगमेंट में आपको उस रिसोर्सेज को यूज करना है। सपोज रेलवे में गए तो आप इसमें नई रेल लाइन बनाना है, न्यू रेलवे लाइन, या डबलिंग करनी है जो एग्जिस्टिंग है, ट्रिपलिंग करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, या सिग्नलिंग सिस्टम इंप्रूव करना है, या ट्रेन की रफ्तार बढ़ानी है। क्या करना है, किस फंड में, किस रिसोर्स में, किस हेड में उस पैसे को एलोकेट करना है, ये कौन बताएगा? ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। अब ये ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स कैसे बताएगा, ये जान लीजिए। बड़ा मजेदार वाकया है। किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल वैलिडिटी की बात पहले आती है। फाइनेंशियल बात भी सही है, अगर फाइनेंशियल रिटर्न ही नहीं होगा तो हम किसी प्रोजेक्ट को क्यों सैंक्शन करेंगे, क्यों उसमें धन लगाएंगे। तो बेसिकली पहले हम उसको फाइनेंशियल ग्राउंड पे इवेल्युएट करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिटर्न क्या है इस प्रोजेक्ट। जब हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल रिटर्न कितना है, क्या है, अगर उसमें 10-12%, 8%, 10%, 12%, 13%, जो भी फिगर रिटर्न कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा, उसको हम कॉग्निजेंस लेंगे, और उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं, लगाने लायक पैसा है या नहीं, घाटे का सौदा तो नहीं। सपोज ये प्लस में नहीं आता, सकारात्मक नहीं आके माइनस में आता है, घाटे का सौदा है। आपने
100 करोड़ रुपया लगाया और साल में उसमें से 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा है, उल्टा आप डिप्रिसिएशन काट के पता चला माइनस में जा रहे हैं, तो आप ऐसा पूंजी क्यों लगाएंगे। लेकिन सरकार फिर भी ऐसे काम करती है कि जो प्रोजेक्ट नेगेटिव रिटर्न या कम रिटर्न देते हैं उसमें भी धन जो है खर्च किया जाता है और उसका मूल्यांकन इकोनॉमिक्स के आधार पर किया जाता है, अर्थशास्त्र के आधार पर किया जाता है। और वो अर्थशास्त्र फाइनेंस में क्लियर हो गया ना आपको कि पॉजिटिव साइन है, अगर 2%, 6%, 10, 12, 14% जो भी आता है तो पॉजिटिव साइन है, चलो कुछ तो रिटर्न आ रहा है। लेकिन जब नेगेटिव आ रहा है, डिप्रिसिएशन काट के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को काट करके, जोड़ करके, तब वो नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि 100 रुपये अगले साल 100 रुपये नहीं रह जाएगा ना, टाइम ऑफ वैल्यू मनी के हिसाब से उसकी वैल्यू 95 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो उसके केस में अगर आप जोड़ेंगे कैश फ्लो के पेबैक के रेफरेंस में, तो नेगेटिव रिटर्न आने लगता है। तो उसको जस्टिफाई करते हैं इकोनॉमिक्स के आधार पे। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान है जो प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, कंजम्पशन से लेके, सांस्कृतिक, कल्चरल, सोशल सारे वैल्यू और बिलीफ सिस्टम और इथोस को इनकॉर्पोरेट करने की बात करता है। वो सिर्फ अर्थ में मुद्रा की बात नहीं करता। अब सपोज कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स के आधार पे सोसाइटी को कितना फायदा है, देश को कितना फायदा है, स्ट्रेटेजिकली कितना फायदा है, युद्ध की स्थिति में इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए फायदा बता रहा है। आगे हो सकता है कि इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है। सपोज आपने बुलेट ट्रेन चलाया, बुलेट ट्रेन चलाने के बाद आपका कितना ट्रैफिक रोड से हटेगा, कितना पॉल्यूशन कम होगा, कितना टाइम सेव होगा, उस टाइम सेविंग को अगर आप कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्टिविटी के टर्म में, तो बहुत सारे मुद्रा, बहुत सारे फाइनेंशियल रिटर्न दिखने लगेगा। कितना पॉल्यूशन हटेगा, उस पॉल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है जो बचेगा, कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो रोड एक्सीडेंट को जब हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग डाटा से, तो ये सब इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होने लगेंगे। तो ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हम बता रहे हैं, इनको हम टाइम के हिसाब से उसको करेंसी में, उसको मुद्रा में, उसको फाइनेंस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव साइन आने लगता है। अब बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। मतलब इकोनॉमिक्स के आधार पे जब हम किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, वाइबल करते हैं, तो उसमें सोसाइटी एट लार्ज की बात करते हैं कि समाज को किस तरीके से फायदा होगा, देश को कैसे फायदा होगा, स्ट्रेटेजिकली क्या फायदा होगा, युद्ध के समय क्या फायदा होगा, और समय कितना बचेगा। लोग जब बुलेट ट्रेन से चलेंगे, जो अभी बाई रोड चल रहे थे, तो उसका कितना फायदा होगा, फ्यूल कंजम्पशन कितना कम होगा, पॉल्यूशन कितना कम होगा, व्हीकल्स कितने कम हो जाएंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में। फिर हमारे जो उसमें जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्सीडेंट कितने बचेंगे, उनका सारी चीज़ों का एक मूल्यांकन फाइनेंशियल कन्वर्जन जो है फाइनेंशियल शेप में करते हैं, फिर जो है उसको जस्टिफाई करते हैं। इकोनॉमिक आधार पे ये चीज़ें जस्टिफाइड है, ये प्रोजेक्ट सेंसर है। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन फाइनेंशियल आधार पे अगर नहीं हो रहा हो तो इकोनॉमिक्स के आधार पे कैसे किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है, क्या बात करता है, कैसे बात करता है, इकोनॉमिक्स क्या है, और ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स या कोई भी प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका क्या रिलेवेंस है, मैंने बताने का प्रयास किया। 2-4 टर्म इसमें यूज होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये टेक्निकल टॉपिक है। इसमें जान लीजिए IRR जो होता है वो बेसिकली किसी प्रोजेक्ट के रनिंग कॉस्ट को ले करके, ऑपरेशनल कॉस्ट को लेके उसका रिटर्न की बात करता है, जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है पूरे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड रूप में करते हैं, उस दोनों को और रनिंग कॉस्ट दोनों को जोड़ के फिर उस पर रिटर्न की बात करते हैं, और ये एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो आप समझ गए ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे इसकी रिलेवेंस और कैसे प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के काम आता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।